आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम एक सर मेजर ग्रुप आया की वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है रमीज़ राजा हु सेड दैट पाक शुड नॉट प्ले क्रिकेट विद इंडिया। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि वो बंदा बैठा है आपको बेइज्जत करने के लिए। वो 2 मिनट में अपने लॉजिक से, अपने तर्क से आपकी बेइज्जती कर देगा, आपको एक्सपोज कर देगा। कैसे पैसे दोस्तों? मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं। वो कहता है कि साहब मुझे ना कुरान शरीफ जलानी है। क्या वेरी गुड यार, वेरी गुड, जाओ जलाओ, तेल और माचिस भी हमसे ले लेना। तो कहां गई पाकिस्तान की गैरत और ऐसे 8-10 उर्दू के लंबे चौड़े शब्द कहां गए पाकिस्तान के? चैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वो जो मामला था, ये देखिए मेरे पास नोट्स हैं विक्रम दोराईस्वामी साहब का, जो कि हाई कमिश्नर यूके हैं, भारत के हाई कमिश्नर यूके में। तो उनका जो मामला था अब ये आया है कि उनको बुलाया एक्चुअली था जो गुरुद्वारा कमेटी थी ग्लासगो की। वो जो गुरुद्वारा साहब की कमेटी थी, उन्होंने बोला कि साहब आप आइए। ये कुछ बातें हमने कल भी डिस्कस करी थी अपने वीडियो में, लेकिन अब कुछ और बातें सामने आई हैं। वो एक्चुअली बात करना चाहते थे, वो उनको वेलकम करना चाहते थे, वो उनको ऑनर करना चाहते थे, जो गुरुद्वारे वाले थे वो उन्होंने बुलाया। ये जो खालिस्तानी हैं, इन्होंने ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सिर्फ विक्रम दोराईस्वामी साहब के साथ ही बदतमीजी करी और बोला कि आप मत जाओ और उनकी गाड़ी जानबूझ के। ये बेसिकली क्या है कि ये अब पढ़े लिखे नहीं हैं खालिस्तानी, और मेरे पास और कोई इनको डिस्क्राइब करने की, इनके साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, इनके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, बुद्धि के बैल हैं ये। तो इनको भाषा ही जूते की समझ में आती है। खालिस्तानियों को कंट्रोल में लाना ही अगर है तो इनको भाषा ही जूते की समझ में आती है। आप इनको ये कह के कि यार बुलाया है गुरुद्वारा साहब में, जाने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बुलाया, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया वहां पे, उनको बुलाया गया है। और जब गुरुद्वारा साहब वाले चाह रहे हैं कि वो आ जाएं तो आप भी उनको जाने दीजिए। ये नॉर्मल बात आप खालिस्तानियों से कर नहीं सकते। अनएजुकेटेड होते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे पिंड से चले गए झूठ बोल के, नकली चिट्ठियाँ लिखवा के, पैसे खिला के, घूस दे के वहाँ पे चले गए। वहाँ पे कोई ऊबर चला रहा है, ये सब चीज़ें। तो इन लोगों के साथ बुद्धिजीवियों वाली कार्रवाई, इंटेलेक्चुअल्स वाली कार्रवाई, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिबेट, ये सब नहीं। खालिस्तानी आए सामने, वो कुछ ना बोल रहा हो, 4 जूते उसके मुंह का मारो खालिस्तानी के, उसको बेइज्जत करो, उसको जलील करो, उसका कॉलर पकड़ के उसको रगे दो जमीन पे, वो आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि ये बिहेवियर वो समझता है खालिस्तानी। हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो खालिस्तानी मेजर गौरव आर्य की लैंग्वेज समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है ना। आपने उनको बोला कि यार ये तो गेस्ट हैं या अतिथि हैं, इनको बुलाया गया है, ही इज इन्वाइटेड फॉर अ सर्टन, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती। जो झूठा सर्टिफिकेट बना के यहाँ से गया हो बाहर, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके, अपने देश, अपनी जो माँ है, जिस भूमि को हम माँ बोलते हैं, उसके साथ गद्दारी करके गया हो, झूठ बोल के गया हो, जो उसके साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेगा? तो मेरा तो सिंपल सा फंडा है यार, मेरे हाथ में अगर किसी भी प्रकार का कल अगर कोई ताकत हुई, कोई भी पॉलिटिकल या कैसी भी मेरे हाथ में ताकत हुई, तो मेरा तो सिंपल सी एक पॉलिसी रहेगी, खालिस्तानी मिले, कूटो, जलील करो, कूटो, जलील करो, कूटो, ठीक है। ये सैंडविच के 5 लेयर बनाने हैं। पहले कूटो, पहला लेयर, जलील करो, दूसरा लेयर, कूटो, तीसरा लेयर, जलील करो, चौथा लेयर, कूटो, 5वां लेयर। मोटा सैंडविच बन गया, खिला दो उसको। उसने कोई गलती नहीं करी खालिस्तानी ने, वो चुपचाप बैठा है, वो अपना काम कर रहा है। जैसे ही पता लगा खालिस्तानी, कुटो उसको, फिर जलील करो। ये तभी कंट्रोल में आएंगे। ये आसान, देखिए ये खालिस्तानी क्यों सक्सेसफुल, कई लोग मुझसे पूछते हैं मेजर साहब ये सक्सेसफुल कैसे हो गए वहां पे जाके, इन द सेंस कि ये हल्ला कैसे मचा लेते हैं, लोग सुन कैसे लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वेस्टर्न सोसाइटी के ना 2 फेस हैं। कोई भी वेस्टर्न सोसाइटी के 2 फेस हैं। एक है रेसिज्म वाला फेस, जो कि बड़ा भयानक, और कई तो यूरोपियन कंट्रीज में फाशिज्म वाला भी फेस है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। एक्सट्रीम राइट विंग, बॉर्डरिंग फाशिज्म, वो वाला भी फेस है, और बड़ा अगली फेस है वो भी एक सच्चाई है। एक दूसरी सच्चाई उनकी, एक दूसरा मुखौटा उनका है
लिबरल का, उस मुखौटे का फ़ायदा उठाते हैं खालिस्तानी, उस स्पेस में ज़िंदा रहते हैं जहाँ पे इनकी काफ़ी हरकतें इसलिए टॉलरेट करी जाती हैं क्योंकि लगता है कि ठीक है कहीं और से आए हैं और वहाँ पे इनको परेशान करा गया था, जो कि झूठा झूठा अपने सर्टिफिकेट में लिखते हैं खालिस्तानी। इनको मैं बता रहा हूँ, खालिस्तानियों को चाहिए मेजर गौरव आर्या, और ये प्यार मोहब्बत इन सब ने नहीं समझने वाले, इनको मेजर गौरव आर्या ही समझा सकता है। उल्टा लटकाओ इनको और सारंगी बजाओ इनकी, उल्टा लटका के, देन दे विल बी हैप्पी। फिर देखना किस तरीके से तलवे भी चाटेंगे, पैर भी छुएंगे, बातें भी मानेंगे, और कितने प्यारे प्यारे इंसान। आप सोचो अपने दिमाग में, सोचो एक कमरा है, ठीक है, वहां पे एक लाइट जल रही है, एक बल्ब जल रहा है, राइट? उस कमरे में पन्नू है, गुरपतफन तक ना लोमड़ी पन्नू है, और उस कमरे में मेजर गौरव आर्या है, ठीक है, और गौरव आर्या के हाथ में एक गुलदस्ता है, ठीक। आई हैव अ बुके इन माई हैंड। पन्नू है इतना अच्छा आदमी, वो नज़ारे सोचिए ज़रा, सोचिए वो नज़ारा ज़रा उसके बारे में। दे रिक्वायर दैट, इनको बुके चाहिए, दे रिक्वायर बुके फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मेजर गौरव आर्या। ये तभी मानेंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, एंड आई एम विलिंग। मेरे साथ जो मैं कहता हूँ, आज मैं अपने बारे में बात करूँगा, मुझे ये पता है कि अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं मेरे साहब आप गलत बोल रहे हैं, वो आपका हक है, लेकिन ये मेरा विश्वास है। अगर आपको नाली साफ़ करनी है ना, तो आपको नाली में उतरना पड़ेगा, नाली बाहर से साफ़ नहीं होती। और मैं उस नाली के अंदर, वो जो खालिस्तान है ना, नाली जिसके अंदर कचड़ा बह रहा है, जिसको हम खालिस्तान कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, माइंडसेट कहते हैं, उस नाली के अंदर मैं उतरने को तैयार हूँ। तो मेरे हाथ में शक्तियाँ नहीं हैं, पावर नहीं है, वरना भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं इन खालिस्तानियों की ऐसी पतंग उड़ाता ना, इनके रात के सपनों में आता मैं, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू टू देम। ये जो बुके वुके में देने की बात कर रहा हूँ ना, मैं इनको कई बुके देता एक दिन में, ठीक है। चलो भगवान को कुछ और मंजूर है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खालिस्तानियों को एक बात बता रहा हूँ कि बॉस, जिस दिन मौका मुझे लग गया हाथ में, छड़ेगा नहीं, जिस दिन मौका लग गया बेटा। एंड मैं एक बात अपने बारे में एक और बता दूं आज, टुडे लेट मी टॉक फॉर 30 सेकेंड्स अबाउट मी। खालिस्तानियों, एक बात ध्यान रखना, आपको अलग अलग किस्म के इंडियंस मिले होंगे, मेरे दिल में रहम नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनका मैं भाई हूँ, ठीक है। अगर उनको कहीं सीढ़ी चढ़ के जाना होगा ना, तो गौरव आर्या की पीठ हाजिर है, उसका कंधा हाजिर है, मेरे कंधे पे, मेरी पीठ पे पैर रख के ना ऊपर चले जाओ, मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा ना, या देश के खिलाफ काम करेगा, आई कैन बी वेरी वेरी रूथलेस। मेरे मन में क्षमा, दया, ये सब कॉन्सेप्ट है ही नहीं इन लोगों के लिए। एंड आई कैन बी वेरी वेरी विशियस, आई कैन बी वेरी विशियस। इनको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से गया और कहाँ से तीर निकला, इनको पता नहीं लगेगा। भोले शंकर करें कि आए कुछ हाथ में मेरे, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको दौड़ाऊंगा ज़्यादा, कूटूंगा कम, दौड़ाऊंगा ज़्यादा, कूटूंगा कम। एनीवे, अब दूसरी कहानी पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी कहानी ये है कि शो मी डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर जयशंकर ने, ये वॉशिंगटन डीसी में एक इवेंट था और वहाँ पे किसी ने एज यूजुअल माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, ये बड़ा फैशन है माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के बारे में, तो डॉक्टर जयशंकर ने अच्छी खासी क्लास ले ली। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अंग्रेज़ हैं या कौन है ये लोग, ये डॉक्टर के सामने, डॉक्टर जयशंकर के सामने बोलते क्यों हैं, जब आपको पता है कि वो बंदा बैठा है आपको बेइज्जत करने के लिए। वो 2 मिनट में अपने लॉजिक से, अपने तर्क से आपकी बेइज्जती कर देगा, आपको एक्सपोज कर देगा, आपके कपड़े फाड़ के आपको नंगा कर देगा। अब बोलते क्यों है डॉक्टर जयशंकर के सामने? ये टीवी में आता था ना, बहुत पहले प्रोग्राम आता था, आजकल पता नहीं था, खतरों के खिलाड़ी। इन लोगों को खतरों के खिलाड़ी खेलने की बड़ी आदत है डॉक्टर जयशंकर के साथ। और डॉक्टर जयशंकर का डेली का काम है, सवेरे उठता है बंदा, नहाता धोता है, कपड़े बदलता है, पूजा पाठ करता है, नाश्ता करके इनकी क्लास लेता है, बस उसका डेली का यही काम है। अब देखो,
इन्होंने ये बोला कि टुडे सिंस यू बॉट अप द इश्यू ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रियली फेयर एंड गुड गवर्नेंस और द बैलेंस ऑफ अ सोसाइटी? इसका टेस्ट क्या है जो आप माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में इतनी लोगों को खुजली, लोगों को पता नहीं है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है भारत में क्या हो रहा है। वो कुछ कुछ सोशल मीडिया में सुन के सवाल पूछा तो उसकी बड़ी स्टाइल से, जिसको कहते हैं ना कांटा छुरी से बेइज्जती, कांटा छुरी से किसी की बेइज्जती करना और किसी की क्लास लेना और भारत का पॉइंट मजबूती से रखना, ऐसा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बॉस मैंने तो आज तक नहीं देखा। मुझे भी हो गए हैं 25-30 साल ये सब चीजें स्टडी करते हुए, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर जैसा, ठीक है, जो जिसको पता है कि ताकत कहां पे दर्शानी है, देश की ताकत कहां पे है, वो फ्रंट दिखाना कैसे है, ये डॉक्टर जयशंकर से कोई सीखे। देखिए उन्होंने बोला है कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, अगर आप बात करें एमिनिटीज की यानी कि सहूलियात की, अगर आप बात करें बेनिफिट्स की यानी कि फायदे की, अगर आप बात करें एक्सेस की कि ये बैंक के लोन का एक्सेस है, कोई सरकारी स्कीम है उसका एक्सेस है, अगर आप बात करें हक की, राइट्स की, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की ही बात करेंगे तो वो तो दुनिया की हर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। दुनिया की भैया कोई ऐसी सोसाइटी है नहीं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन भारत में आप ये देखिए जो चेंजेस हो रहे हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं और हर चीज को हमने डिजिटल बना दिया है, तो वहां पे ह्यूमन इंटरफेस है ही नहीं। द गवर्नमेंट इज बिकम फेसलेस। एक जमाने में मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता था और आपको ये नहीं समझ में आता था क्या है, तो इनकम टैक्स का जो पचड़ा, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर से जाके मिलते थे, ये सब चीजें गायब हो गई हैं भाई। अगर उज्ज्वला गैस योजना है या किसी के घर में पानी आना है पाइप से, किसी के घर में बिजली आनी है, तो ऐसी नहीं है कि ये हिंदू का घर है और बीच में एक मुसलमान का घर है तो वहां से छोड़ के ऐसे बाईपास करके चली जाएगी। जो हिंदू को मिलेगा वो मुसलमान को मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन किस फील्ड में है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। देखिए बात यह है कि जो घड़े हैं ना, वो बर्तन है, वो खटखट खटखट करेंगे। इतने बड़े देश में आपको एक दो चीजें वो बुरी हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, दिल पे चोट पहुंचती है, लेकिन ये होगा, ये अमेरिका में होता है, ये यूरोप में होता है, ये हर जगह होता है। अब देखिए क्या, अब यूरोप में देख लीजिए, डेनमार्क, लोग कहते हैं परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट डेमोक्रेसी है, परफेक्ट ये परफेक्ट वो, हर दूसरे हफ्ते तो कुरान जला देते हैं। हर दूसरे हफ्ते वहां पे डेनमार्क में, नेदरलैंड्स में कोई ना कोई कुरान जला देता है। जलाता है कि नहीं जलाता? क्यों भाई? उनको तो कोई नहीं बोलता कि तुम लोग माइनॉरिटी के खिलाफ हो। तुम आपने इंडिया में 140 करोड़ बंदे हैं, ठीक है, 150 करोड़ की जनसंख्या ऑलमोस्ट है हमारी, 40-50 करोड़ के बीच में, 140-150 के बीच में, और यहां पे मेजॉरिटी हिंदू हैं। आपने देखा किसी ने कुरान शरीफ जला दी? हमारे तो बीच में मुसलमान रहते हैं, और हाँ ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खटपट होती है भारत में, नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। कई बार पॉलिटिकल मसलों को लेकर होती है, कभी सोशल मसलों को लेकर होती है, इसको लेकर, लेकिन लार्जली द कंट्री इज पीसफुल। लार्जली कितनी पॉपुलेशन है? नोएडा से थोड़ी सी ज्यादा होगी इन देशों की पॉपुलेशन, या दिल्ली का लगा लो, दिल्ली के आसपास की होगी। नोएडा की तो कम पॉपुलेशन है, दिल्ली को लगा कि दिल्ली एनसीआर से तो कम ही पॉपुलेशन होगी, नेदरलैंड फेदरलैंड की जितने की भी है। ये तो हर दूसरे हफ्ते कुरान शरीफ जला देते हैं यार। अच्छा, फिर भी ये डेमोक्रेसी है, फिर भी ये सेक्युलर है, फिर भी सब कुछ है, और इन्हीं की सरकार परमिशन दे रही है उनको जलाने के लिए। आप सुनो मेरी बात, इन्हीं की सरकार कह रही है, वो कहता है कि साहब मुझे ना कुरान शरीफ जलानी है। क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड, जाओ जलाओ, तेल और माचिस भी हमसे ले लेना फ्री, तुम जलाओ। यार हद हो गई। आप किसी के धर्म ग्रंथ को बोल रहे हो जला दो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? ये नेदरलैंड की सरकार का ये फर्ज नहीं था कि उस बंदे को बैठाना, वहां पे समझाना, बेटा आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो किसी की भी जिसको कहते हैं कि किताब हो, रिलीजियस बुक हो, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की, ईसाइयों की, किसी की भी, उसकी मान्यता बराबर होती है, उसकी रिस्पेक्ट बराबर होती है। आपको नहीं करना है, गलत चीज़ है। इख्तलाफ अपनी जगह, हो सकता है आपको मुसलमानों की कोई बात समझ में ना आए, हो सकता है मुसलमानों को हिंदुओं की कुछ बात समझ में ना आए, दोनों को ईसाइयों की बात समझ में ना आए, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर बैठ कर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन किसी की धार्मिक ग्रंथ को फूंक देना तेल लगा के और उसको बोलना नहीं शाबाश, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, होता है यूरोपियन कंट्रीज में। कोई बोलता है उनको कुछ? कोई नहीं बोलता।
ना कोई बोलेगा उनको, क्योंकि गोरा गोरा डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और गोरा आपको मॉरल लेक्चर दे सकता है। फौज में इसको एमएल बोलते हैं ना, गोरा मॉरल लेक्चर आपको दे सकता है, वो गोरे का हक है। तो डॉक्टर जयशंकर ने फिर इनको दिया ठोक। अच्छा जी, 2-3 और खबरें हैं। रमीज राजा पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, वो भाई साहब एक जमाने में तो बड़े गुस्सा हुआ करते थे जब एशिया कप वाला मामला हुआ था ना दोस्तों, याद है आपको एशिया कप वाला मामला? तो जब ये जय शाह वगैरह ने बोला था कि इंडिया की टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, भाई साहब ये आदमी इतना गुस्सा था सेफ्टी की वजह से। रमीज राजा, इसने बस अपने बाल नहीं नोच लिए, बाकी इसने सब कुछ कर दिया। इंडिया अपने आप को क्या समझता है? इंडिया बड़ा एरोगेंट हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया है इंडिया। अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान तो हम भी नहीं जाएंगे, जब वर्ल्ड कप होगा हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। इसने पूरा बवाल करा, पूरा मतलब इसने ऐसा भंगड़े डाले हैं इसने वहां पे कि ये बन गया सबकी डार्लिंग, क्योंकि पाकिस्तानी वैसी बैल बुद्धि हैं, उनको समझ में आ गया कि हाँ ये तो बिल्कुल जिहादी है, देखो ये तो भाई है, साडा भरा है। तो साडे भरा के चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि साहब चलो जिहादी है, कोई बात नहीं, चलो 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 बढ़िया, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इंडिया फलाना इंडिया ढिमका, सब कुछ कर दिया। अब ये पता लगा है कि रमीज राजा ने मोटे पैसे, कैसे पैसे दोस्तों? मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं, मैं कमेंट्री भी करूंगा। मोटे पैसे। वो कहां गई पाकिस्तान की इज्जत? वो कहां गई पाकिस्तान की आबरू? वो कहां गई पाकिस्तान की गैरत? और ऐसे 8-10 उर्दू के लंबे चौड़े शब्द कहां गए पाकिस्तान के, जिसके लिए रमीज राजा खड़ा हुआ था कि अगर इंडिया नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं यही बता रहा हूं, इसको कुछ नहीं, एक रोटी एक बोटी मिला के ऐसे देख रहा था, जीप का लप लप करते लप लप इंडिया। अब ये कमेंट्री करेंगे, देखना, बाल रंग के ना, लंबे लंबे बाल अपने रंग के रमीज राजा कमेंट्री करेगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने बोला देखो ये जो बोलता है ना, इनके बोलने पे, पाकिस्तानियों के बोलने पे सीरियसली मत लिया करो चीज। इनको कोई भी चीज ये बोलते हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं होता, ये फालतू की बकवासियात करते हैं, कुछ नहीं। इनको कितने डॉलर चाहिए कि जनाब मुझे $10 चाहिए, अच्छा इसको 20 दे दो यार, 20 दे के खत्म करो, चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, बकवास करते रहना, हर मैच में बकवास करना थोड़ी बहुत, वो खुश है। ये बंदा रमीज राजा, इसने पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगा के अब ये इंडिया आएगा पैसे कमाने। मैं तो कह रहा था पहले ही से फ्रॉड हैं सबके सब, मैंने पहले ही बोल दिया था, आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए, मैं बोला था फ्रॉड हैं, इनको एक बोटी गिराई और ये सांप जैसे आएंगे ऐसे ऐसे करते हुए बोटी को देखने के। ये इनको चाहिए पैसा, और देखिए पैसा हम सबको चाहिए, हम सबकी जरूरत है पैसा, घर पैसे से चलता है यार, परिवार पैसे से चलता है, लेकिन अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपना थूक के चाटना, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। और रमीज राजा इज अ लिविंग एग्जांपल। अब ये भाई साहब इंडिया में आके वर्ल्ड कप की कमेंट्री देंगे, क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा पकड़ लिया है। भारत से नफरत करते हैं, लेकिन भारत का पैसा, वाह 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 वाह, भारत के पैसे में तो स्वाद ही कुछ और है, हैं जी? रमीज राजा जी क्यों, मजा आ रहा है? हैं? चखली चटनी तुमने भी? चलो कोई बात नहीं, वेलकम टू इंडिया है, आ जाओ आ जाओ। आखिरी जो खबर है दोस्तों, आखिरी खबर यह है कि आर्मी और एयरफोर्स ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स लेने का फैसला करा। 156 एडिशनल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, LCH हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिनको प्रचंड कहते हैं। और ये बॉर्डर, चाइना का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, वहां पे ये तैनात होंगे। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रपोजल के लिए बोला है कि आर्मी को 90 मिलेंगे प्रचंड और इंडियन एयरफोर्स को 66 मिलेंगे। अच्छा, ये एज एन आर्मी पर्सन मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पहली बार ये देख रहा हूँ कि आर्मी को ज़्यादा मिल रहे हैं फ्लाइंग एसेट्स, अगर हम इनको लूज लैंग्वेज में बोल दें। ये मुझे फौज को, आर्मी को ज़्यादा मिल रहे हैं, मैंने ये कैसे हो गया कमाल यार। अकॉर्डिंग टू दिस मीडिया रिपोर्ट, आर्मी टू गेट 90% एंड इंडियन एयरफोर्स टू गेट 66। अच्छा, ये प्रचंड के बारे में है कि ये जोधपुर एयरबेस में इंडक्शन हुई थी पिछले साल इसकी, प्रचंड की। प्रचंड टेक ऑफ कर सकता है 16,400 फुट के ऑल्टीट्यूड से, यानी कि सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से ये टेक ऑफ कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये कई ऐसे हेलीकॉप्टर हैं दुनिया में, बड़ा तगड़ा फायर पावर है, ये है वो है, लेकिन वो उस हाई एल्टीट्यूड में टेक ऑफ नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते। प्रचंड वहां से टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर लैंड कर सकता है। प्रचंड बनाया ही इसलिए गया है। तो ये प्रचंड के बारे में। और
द हेलीकॉप्टर कैन कैरी आउट ऑपरेशन सच एज कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, ये CSAR कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कर सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये काम आ सकता है, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर सकता है, बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस ये कर सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जंगल एंड अर्बन एनवायरनमेंट और दुनिया भर की। इसके अंदर शक्ति इंजन लगा हुआ है जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और फ्रांस के साफरान ने मिलके इसको इंजन को बनाया है और इसके इंजन का नाम है शक्ति। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रचंड की, 156 एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में आ रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों जो पहला सवाल है ये है कौशिक कलीटा जी का। जैन साहब, जैन कौशिक जी, ये कहते हैं RNA रिसर्च एंड एनालिसिस अबाउट स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल अफेयर्स इज हाईली कमेंडेबल। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। इनका ये कहना है कि ये वेल नोन है कि पाकिस्तान के अजरबैजान के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं और ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में डिप्लोमेटिक सिनेरियो में भारत क्या फेस कर सकता है फ्यूचर में। देखिए भारत ने क्या ही फेस करना है, भारत ने कुछ फेस नहीं करना है। बात यह है कि भारत सप्लाई कर रहा है वेपन्स। भारत ने पिनाका जो हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी सप्लाई करे हैं और ये जो पूरा मामला है आर्मेनिया का, भारत आर्मेनिया को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसमें और लोगों को खुजली होगी, पाकिस्तान को खुजली होगी, इससे तुर्की को खुजली होगी, इनसे इन सब लोगों को खुजली होगी, लेकिन भारत निस्वार्थ मन से सपोर्ट कर रहा है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज भारत का यह है कि यार देखो हर एक कंट्री के ना फॉल्ट लाइंस होते हैं, भारत के भी हैं, चाइना के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। तो ये बाकी देशों को ये बताना है कि अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ भारत में फॉल्ट लाइंस हैं और तुम यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कश्मीर कश्मीर कर सकते हो और हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम भी कर सकते हैं और हम ऐसी जगह करेंगे कि तुम्हारी चीखें निकलेंगी। वो निकल रही हैं चीखें। अच्छा जी, एस कुमार आस्क मेजर। एस कुमार साहब नमस्कार सर, आई लव योर एनालिसिस। बहुत बहुत धन्यवाद एस कुमार जी। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान या कोई पाक एंटिटी हाउस क्लीनिंग मिशन पे है कि अपने ही टेररिस्ट को कंट्रोल करे? क्या ये कुछ FATF की शर्तें हैं? थैंक्स सर, जय हिंद जय भारत। अच्छा एस कुमार जी, यही बात मैं कई समय से कह रहा हूँ कि ये जो लोग मर रहे हैं ना, ये लश्कर के और जैश के और ये खालिस्तानी, ये सब पाकिस्तानी ऐसा ही खुद ही मार रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ, FATF में फंस जाऊँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो लोग हैं ये मिड लेवल के, ये सारे मिड लेवल के हैं, ना ये बहुत हाई लेवल के हैं ना लो लेवल के। बहुत हाई लेवल के पाकिस्तान ने उनको जेल में डाल रखा है, जैसे कि हाफिज सईद, जैसे कि मसूद अजहर। इनको चुपचाप वो जेल नहीं है, वो 5 स्टार रिजॉर्ट टाइप के हैं, वहाँ पे उनको बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि कल अगर इनको स्विच ऑन करना पड़े तो इनको इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पर लेकिन जो मिड लेवल के लोग हैं, जो दाएं बाएं करते हैं, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके प्रोफेशन है, ये कहीं फंस जाए बीच में तो फिर भाई साहब लंबा दांव लग जाएगा। फिर ये मुंह खोल देगा, फिर पाकिस्तान फंस जाएगा, पाकिस्तान FATF में जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ये सारे रास्ते ब्लॉक कर रहा है दोस्तों। अनुराग जोशी जी हैं, ग्रीटिंग्स मेजर। ग्रीटिंग्स अनुराग जी, नमस्कार बहुत बहुत। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे पन्नू है जो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, क्या ये इनके CIA से कनेक्शन हो सकते हैं और कि भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए और हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी जाए? और ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट सीम टू गेन ट्रैक्शन व्हेनेवर इंडिया एंगेजेस इन सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स विद चाइना एज एग्जाम्प्लिफाइड बाय इंडियाज चॉइस। तो ये कह रहे हैं कि जब भी रशिया के साथ भारत कोई अग्रीमेंट साइन करता है, बड़ी मोटी अग्रीमेंट साइन होती है जैसे कि S-400 सिस्टम की, तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अनुराग जोशी जी को कि ये खालिस्तानी अचानक एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या ये पन्नू जैसे खालिस्तानी CIA के लिए काम, देखिए पन्नू जैसे लोग जो होते हैं ना, जो रोटी फेंकेगा पन्नू उसके लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी का ये सोचना है कि नहीं ये नहीं काम कर रहा CIA के लिए, तो ऐसा नहीं है। पर CIA के लिए डायरेक्टली काम नहीं, CIA के किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया होगा इसको दे देना $1000-3000, पन्नू ने पूंछ हिलाई, ये सब हो सकता है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो अपने देश के साथ यानी कि भारत के साथ गद्दारी करके
विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। लाखों भारतीय बाहर हैं जो कि भारत का मान है, भारत का सम्मान है, हमारे एनआरआईज हैं, हम उनको प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, एंड दे आर द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो खालिस्तानी हैं, ये देश को धोखा देके गए हैं। अब देश को धोखा देके गए हैं, यानी कि दे हैव बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस, और ये देश को धोखा देके गलत सर्टिफिकेट लेके पहुंच गए कनाडा, यूके वूके कहीं पे। अब क्या हो रहा है कि पन्नू तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई पन्नू हैं। इनके लिए सोर्स क्या है कमाई का? ये कमाई कैसे करेंगे आप बताइए? ये घर कैसे, इनके बच्चों की फीस कैसे जाती है? ये तो अंगूठा टेक है, ये तो कुछ काम वाम कर नहीं सकते। छोटा मोटा इनको कुछ काम, उबर चला ली, कोई ट्रक चला लिया, इससे ज़्यादा खालिस्तानियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? वही चक्कर चलाएंगे जिसकी वजह से ये वहाँ पे गए थे। देश को बेच के गए थे, फिर देश को बेचेंगे। तो कोई भी ताकत होगी, CIA हो सकती है, वो MI6 हो सकती है, कोई भी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी हो सकती है जो कहती है अच्छा ये है कि भारत है तो हमारा दोस्त, लेकिन यार बहुत भारत ऊपर उड़ रहा है, ज़रा उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये करना चाहते हैं, तो हम तुम्हें 8-10 हज़ार रुपये डॉलर दे देंगे, तुम ये काम कर देना, 8-10 हज़ार डॉलर में 2-3 हज़ार उसमें से तुम भी रख लेना। तो ये पन्नू जैसे लोग इस चीज़ के लिए ये प्यादे होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और ये कुछ नहीं, इनके लिए देखिए, एक बार आपने देश को अपने बेच दिया तो दोबारा बेचने में आसानी होती है, क्योंकि आपका दिल, आपका ज़मीर तो मर चुका होता है। तो ये सब बेसिकली एक किस्म के अपनी खुद की मोरालिटी के, अपनी खुद की इज्जत के ये लोग दलाल हैं। दैट इज हाउ आई वुड पुट इट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सवाल और जवाब भी खत्म हो। इस वीडियो में मेनली हमें जो है वो खालिस्तानीज़ का पर्सपेक्टिव, इसके अलावा PCB और इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, और इंडिया की मिलिट्री पावर के लिहाज से जो है वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसमें अगर सबसे पहले जो है वो खालिस्तानीज़ के हवाले से बात कर ली जाए, तो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके साइकोलॉजिकल तौर पे उनके माइंडसेट इस तरीके से बन चुके हैं कि वो आराम से किसी भी बात को समझ नहीं सकते। मतलब अगर उन्हें आपने कोई भी बात समझानी है तो उसके लिए या तो आपको ज़रूरी है कि आप मार धाड़ करें या मतलब इस तरीके से काम लें, क्योंकि बेसिकली उनका एक माइंडसेट डेवलप हो चुका हुआ है उस सारी चीज़ के लिहाज से। और अगर एक चीज़ सीखने के लिए आपको 15-20 साल से आपका एक ही माइंडसेट बन जाए, एक ही चीज़ आप सीखते रहें, तो आपका फिर माइंड भी उस लिहाज से डेवलप हो जाता है, और फिर आप उस चीज़ को जो है वो एज आपकी नेचर बन जाती है वो चीज़। तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनकी एक जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, कि वो कोई भी चीज़ जो है वो आराम से नहीं समझ सकते, बजाय इसके कि वो उस चीज़ को ह्यूमिलेशन के ज़रिए समझेंगे, यानी उनको अगर ह्यूमिलेट किया जाएगा तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्री करेंगे। और दूसरा, अगर इंडिया में माइनॉरिटीज़ की बात की जाए, कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तो नो डाउट अगर हम ये कहें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें भी यानी कुछ हद तक बात ठीक है कि ऑब्वियसली उनमें एक कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एक बड़े लेवल पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्फ्लिक्ट्स ही हैं, इसके अलावा जो इंडियन और पाकिस्तानी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें एक पीसफुल सा इन्वायरमेंट भी देखने को मिलता है, कि किस तरीके से वो आपस में ना सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से बल्कि ओवरऑल भी देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में उनके काफ़ी पर्सपेक्टिव्स वगैरह और लोग जो हैं उनका सोचने का तरीका काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें हमें देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो हर जगह ही होते रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और पाकिस्तान है तो उनके दरमियान ही लड़ाई झगड़े होंगे। अगर दो पाकिस्तानी लोग भी हैं तो उनके दरमियान में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और दूसरा, अगर इसके अलावा इसमें जो है वो PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रमीज़ राजा की बात की जाए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रीवियस कुछ ईयर्स में जब इंडिया को वेलकम किया गया था कि वो पाकिस्तान एक आके क्रिकेट खेले, तो उन्होंने उस चीज़ पे रिजेक्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान आके क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनके कुछ सेफ्टी इश्यूज़ थे और मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि पाकिस्तान नहीं पूरी कर पा रहा था। तो उसमें जो है वो रमीज़ राजा का काफ़ी एग्रेसिव हमें पर्सपेक्टिव देखने को मिला, कि उन्होंने कहा कि मैं कभी भी फ्यूचर में इंडिया नहीं जाऊँगा या इंडिया के साथ हम इतने यानी ताल्लुकात वगैरह। लेकिन अब वही कह रहे हैं कि वो जो है वो इंडिया जाके कमेंट्री करेंगे, जिस पे उन्होंने बताया कि मे बी वो पैसे से रिलेटेड सारा इशू है। तो इसमें हम इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोगों का माइंडसेट चेंज होता है या सोचने का तरीका चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि नो डाउट कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, कि उनके माइंडसेट उस लिहाज से चेंज हो चुका हो, पहले उनका सोचने का तरीका कुछ और हो और अब वो किसी और तरीके से सोच रहे हों चीज़ें। तो वो भी एक चीज़ जो है उसके बारे में रखा जा सकता है।
और इसके अलावा अगर इंडिया की मिलिट्री पावर की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने बताया कि 156 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बाय किए जाएंगे, जो कि एयरफोर्स और आर्मी के लिए जो है वो उनको दिए जाएंगे, जिसमें आर्मी का जो है वो ज़्यादा हिस्सा रखा गया। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंडिया में मिलिट्री पावर के ऊपर के बारे में सोचा जा रहा है। बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आने तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।